वेलकम बैक एवरीवन। मैं नसीन कुमार निशांत और गौरव जी रैंक 1 65th के थ्रू अभी हम लोग लाइव कर रहे थे। एक्चुअली लाइव इशू हो गया, नेटवर्क इशू था, इस वजह से हम लोगों ने लाइव को एंड किया है। इसलिए आप लोगों के बीच फिर से रिकॉर्ड करके वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे, अपलोड कर रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। तो इसमें जो भी सवाल है आप लोगों के, हम लोग लाइव में जो सवाल आ रहे थे उन लोगों को जो सवाल है नॉर्मल वो सब पूछ लेंगे, इसलिए यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस। तो सबसे पहले गौरव जी आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक पहुँचे, रैंक 1 तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है और सभी को अच्छा लगता है। खासकर कि आप जैसे हम लोग 63rd में रैंक 1 आपको एमपी से थे, 63rd में, हाँ 63rd में एमपी से थे। अभी हमारे ही बिहार मतलब अभी आप यूपीएससी देख लो और बीपीएससी दोनों अपने ही घर के लोग बनते हैं, तो इट फील्स बेटर, अच्छा लगता है सभी को। और बहुत लोग आपको, मतलब आप यहाँ के आपको सभी लोग जानते हैं, हमारे सीतामढ़ी में सभी लोग जानते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने फेसबुक पेज पे सबसे पहले ही दिन जैसे ही रिजल्ट आया आपके बारे में सब कुछ पोस्ट कर दिया। पता नहीं पिक्चर भी मुझे कहाँ से मिल गई, इंटरनेट पर आपका ऑलरेडी एक पिक्चर अवेलेबल था। हाँ शायद एक पिक्चर आपका अवेलेबल था जो मिला हमको और मैंने उसको अपलोड कर दिया साथ में, और काफ़ी लोग वहाँ आपको विशेष कर रहे थे कि बढ़िया, अच्छी बात। चलिए हम लोग बताते हैं सवालों का सिलसिला। जो भी है सवाल आप लोगों के, जो नॉर्मल बेसिक हम लोग इंटरेक्शन होगा उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है नहीं है। हम दोनों की स्ट्रेटजी आपको पता चलेगी, मेरी ऑलमोस्ट आपको पता है, इनकी भी ऑलमोस्ट पता हो गई होगी। इस चैनल के थ्रू कुछ और, कुछ नया, कुछ अलग, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गौरव जी आप ये बताइए कि तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि क्या इनका अपना स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले ये बताइए गौरव जी कि आप प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए? कब लगता है कि इतना पढ़ लेने के बाद अब प्रीलिम्स के लिए हम लोग अपियर हो सकते हैं? क्या यहाँ पे टेस्ट जो प्रैक्टिस करते हैं लोग उसकी ज़रूरत है? ये आप थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा स्पेसिफिक पूछेंगे तो प्रीलिम्स कभी मैंने स्पेसिफिक सिर्फ बिहार के लिए तैयारी 10-15 दिन ही की है। जैसे क्या होता है कि जब यूपीएससी का प्रीलिम्स करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ लगभग आपका सेक्शन तैयार रहता है। 15 से 20 दिन पहले मैं शिफ्ट होता था बीपीएससी पे, तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता था पहले बार में। तो वहाँ से कुछ जैसे टॉपिक मिल गया, स्कीम्स पूछता है बिहार में, डेट पूछता है स्कीम का, कब स्टार्ट हुआ था। फिर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक बार पूछ दिया था कि हारोल्ड डोमर मॉडल किस पे था आधारित, या किस इनमें से एक रोलिंग प्लान करके था वो, ये लगभग पंचवर्षीय योजना हर साल आ जाती थी। उसी तरह इकोनॉमिक सर्वे उठा लिया, थोड़ा सा बजट तो नहीं पूछता है मैं, यही इकोनॉमिक सर्वे से, लेकिन एक दो तो क्वेश्चन समरी से निकल जाते हैं। एक साइंस थोड़ा सेक्शन अलग हो जाता है, यूपीएससी का बिल्कुल अलग रहता है, इसका बिल्कुल अलग होता है। जनरल साइंस, हाँ, तो साइंस थोड़ा मैं लूसेंट से, ये डिजीज़ वाला सेक्शन जो हो गया, कौन से विटामिन की कमी से क्या होता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, मतलब जो डिस्कवरी करते हैं लोग, या कितना अमाउंट में ब्लड होता है, जो लूसेंट में मिल जाता है। लूसेंट प्लस 12th क्लास की केमिस्ट्री की एक एनसीईआरटी है, ये हो गया। और एसआई यूनिट्स भी पूछता है, लाइट का स्पीड, ये सब मतलब हर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाएंगे तो मुझे तो लगता है साइंस में अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो 10-12 रिपीट हो जाते हैं। ये तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने से भी थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। हाँ, तो साइंस का एक सेक्शन चला गया। करेंट अफेयर का जो है थोड़ा सा, मैं करेंट अफेयर बीपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ता था, और मुझे लगता है कि जैसे न्यूज़ पेपर पढ़ने से ना, अगर मानिए 30 क्वेश्चन आता है तो 10-12 हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि करंट अफेयर में ज़्यादा समय भी देना सही नहीं है। अगर समय देना है तो मेंस के लिए दीजिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं, क्योंकि सर इससे क्वेश्चन बहुत रैंडम होते हैं। हाँ। एक बार तो मुझे याद है पूछा था कि ऊँट का सम्मेलन कहाँ हुआ था। उसी तरह एक पूछा कि लकड़ी की दुकान कोई खुली थी हैदराबाद में, वो पूछ लिया कि कहाँ खुला है। तो उस तरह का क्वेश्चन अगर आप, हाँ, वो पढ़ेंगे भी बुक में तो कभी ध्यान नहीं देंगे कि ये आ सकता है एग्जाम में। उसी तरह पूछा था कि ब्रिटेन में कौन कौन से जो मेंबर हैं वो कितने वोट मैच द फॉलोइंग करके कुछ पूछ दिया था, जो उस समय चुनाव था, इलेक्शन था ब्रिटेन में, लेबर पार्टी का। तो उस पढ़ के भी हम लोग उतना डीप तो कभी नहीं पढ़ के दिमाग में बैठा पाएंगे। तो वहाँ से आपका मतलब जितना पढ़ेंगे उसका वैल्यू रिटर्न नहीं होगा करेंट अफेयर में। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री
और लुसेंट से एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल। स्पेशली जो गुप्ता पीरियड है, मौर्य पीरियड है, ये दो से तो एक क्वेश्चन है, और हड़प्पा, 3-4 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको। और मॉडर्न से तो लगभग 20-25 क्वेश्चन रहता है, बहुत मॉडरेट लेवल का रहता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है। और ज्योग्राफी भी उसी तरह का सब्जेक्ट है, ज़्यादा पढ़ने का, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही वाइड है। लेकिन कुछ सेक्शन किया जा सकता है, जैसे कि आइसलैंड हर साल पूछता है, रिवर्स हर साल पूछता है, माउंटेन रेंजेज, पासेस, सॉयल का टाइप्स, और सॉयल में न्यूट्रिएंट कौन सा कहाँ होता है, हाँ, और वेजिटेशन कौन कहाँ पाया जाता है, मानसून कि कौन नॉर्थ ईस्ट मानसून है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उनका नाम क्या है, नॉर्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम कहीं बोलते हैं वो। और ये पर्वत श्रृंखलाएँ अब इम्पॉर्टेंट होंगे, ये नीचे वाले भी, जैसे कार्डोमन हिल पूछा था हम लोग के टाइम, तो वो भी हो गया। और एक चीज़, ये इक्वेटर कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से पास होता है, हाँ, क्लियर हो रहा है। लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ब्लैक सी में कौन सी रिवर्स गिरती हैं, या किस जो फेमस सिटीज़ हैं किस रिवर पे हैं, ये सब किया जा सकता है। ये सब मुझे लगता है सर लुसेंट में मिल जाएगा ना शायद। हाँ, लुसेंट में भी है। हाँ, और थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आप अगर है ना उसको गूगल करते रहते हैं, एनसीईआरटी का मुझे यही फ़ायदा लगता है हमेशा कि आप थॉट प्रोसेस आपका अच्छा डेवलप हो जाता है, कि आप पढ़ेंगे तो वो टेक्स्ट बुक है, एक्चुअली उस बुक में है ना कहीं बाकी बुक्स के स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसकी तरह लिखा नहीं होता, हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया होता वहाँ। तो जब एक्सप्लेन नहीं होता आप थोड़ा सोचेंगे, हाँ बहुत कम टाइम हो तो वहाँ पे आप, जैसे कि अब 2 महीने बचे हैं, अब आप एनसीईआरटी शुरू नहीं कर सकते हैं 2 महीने में, और 2 महीने में सोच लेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ करके और प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो डैट वोंट मतलब वो क्लियर नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ बेटर होता है कि कभी कभी आप समरी बुक पढ़ लें, वहाँ पे तो समरी बुक ही काम आएगा आपको। वहाँ पे लुसेंट के बारे में जैसे बताया गौरव जी ने कि लुसेंट है कि आपको जैसे बुक्स ये इसके बारे में बता देगा कि कौन सा रिवीजन के लिए बेस्ट है, समरी इतनी अच्छी है उसमें। वही कह रहा हूँ कि मैं अगर एनसीईआरटी आपकी पढ़ी हुई है पहले से, तो रिवीजन के लिए आप समरी बुक्स पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाता है आपको पढ़ना। जैसे हिस्ट्री वगैरह लुसेंट से पढ़ लीजिए या किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, जो आपको बढ़िया लगता है वो बहुत बढ़िया होगा। तो आप ये बताइए कि कोचिंग वगैरह का, बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कोचिंग का क्या मतलब रोल होता है कि अगर आप क्लियर करना चाहते हैं बीपीएससी या यूपीएससी चलिए हम लोग उसको अभी छोड़ते हैं, बीपीएससी में क्या कोचिंग का रोल है आपके हिसाब से, कितना रोल है? पार्ट बाई पार्ट हाँ। आता था, ये प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बुक से पढ़ते हैं ऑप्शन दिखता है तो माइंड में क्लिक हो जाता है कि कहीं पढ़े थे, लेकिन ये जब कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो क्लिक नहीं होगा सर। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि कहीं आप पढ़े रहते हो ना लाइन बाई लाइन, तो ऑप्शन कहीं से भी इधर उधर आता है तो क्लिक हो जाता है माइंड में कि हाँ ये सही ऑप्शन है। ये पढ़ाने पे नहीं होगा, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं आप तो यूट्यूब पे कुछ बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल, मुरनाल बहुत ही मतलब खूबसूरत है। इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री सर बहुत अच्छा है, मैंने तो उसी को 2-3 बार देखा है। ज्योग्राफी भी सर बहुत औसम है, हम तो मुरनाल आप दे सकते हैं फ्री टाइम में। और ये तो मानिए प्रीलिम्स का कोचिंग, मतलब मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स के लिए कोई कोचिंग करना चाहिए। करना भी है तो टेस्ट सीरीज कर लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज करिए तो उसका मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि क्यों गलत हो जा रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है तो। और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेस्ट सीरीज का सर, टेस्ट सीरीज का। हाँ, क्योंकि इन जनरल हम लोग का लिखने का पैटर्न या लिखने की जो शैली है बहुत वीक रहती है, क्योंकि हम लोग जो यूनिवर्सिटी के ढर्रे पे ही लिखते हैं, जितना आ रहा है लिख दो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है, जब कंपटीशन में बैठते हैं हम लोग, मानिए 6000 लोग लिख रहे हैं, उसमें से 100 सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने से वैल्यू एडिशन करना, डेटा देना, फैक्ट देना, कोई कोट करना, कोई प्रधानमंत्री कुछ बोले हैं फॉर्मूला देते हैं जैसे 5P हो गया, जैसे सबका साथ सबका विकास, इस तरह का चीज़ का एक कलेक्शन होना चाहिए। तो वो आपको वैल्यू ऐड करेगा, मतलब वैल्यू क्या ऐड करेगा, मतलब बाकी लोग से शायद आपका इंप्रूव हो जाए 1-2 नंबर, हाँ वही बात है। भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ से अलग ये लिखना सब होगा। इन जनरल कोई कोचिंग इस तरह की चीज़ें नहीं बताती है सर। जैसे मेरे पास एक पूरा डायरी था सिर्फ उसको डेटा का, और ठीक उसी तरह मैंने 4-5 नाम सब, जैसे इन्वायरमेंट का है तो वंदना करके एक मैम है, उनका नाम लिखना, चाहे जैसे वही है पॉलिटिकल सी राजन जो बोल रहे हैं हमें, तो अगर कोई IR से क्वेश्चन है तो उनको कोट कर देना। और ज़रूरी नहीं है कि कोट करने का मतलब कि सर उनको रट के रहना, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो उनका आइडिया आपको समझ में आ जाता है, तो ये अपने से बना के भी आप उनको कोट कर सकते हैं। ये तो मैं बहुत यूज़ करता था, प्राइम मिनिस्टर का 5P फॉर्मूला जो अभी दिए थे, संघाई कोऑपरेशन, चाहे इंडिया का जो विजन है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का,
या फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का, तो ये सब न्यूज़पेपर से ही मिलेगा और वहीं से आप पिक करके एक डायरी बना के लिख लीजिए। और ये सब कोई कोचिंग नहीं बताएगा सर, कोई जनरल कोचिंग क्या पढ़ाता है, कोचिंग तो यही पढ़ाएगा जो कंटेंट पढ़ाता है, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं पढ़ाता है। जब मैंने पहला बीपीएससी दिया था, चाहे पहला यूपीएससी दिया था ना सर, मैं मतलब चीज़ों के पीछे भागता था, ये मिले तो ये पढ़ लूँ, वो मिले तो वो पढ़ लूँ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलता था। इस बार मैंने वो सब पढ़ाई, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई कम की थी, इन सब चीज़ों पर सर ज़्यादा काम किया था। कोचिंग मुझे नहीं लगता बहुत खास रोल है। इंटरव्यू से पहले 1-2 मॉक टेस्ट जरूर दे के जाएँ, थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाता है। और हाँ सर, यही ज्योग्राफी के लिए जैसे कि इसका जो बीपीएससी का पैटर्न है क्वेश्चन का बहुत डिफरेंट है, इसके लिए मुझे नहीं लगता कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लैट क्वेश्चन होते हैं, मतलब टाइप पूछ देगा, क्लासिफिकेशन पूछ देगा, क्या है क्यों है ये पूछ देगा। ये खुद से प्रिपेयर किया जा सकता है और सिर्फ 3 पेज मिलते हैं सर 25 मार्क्स में, 3 पेज में ज़्यादा कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। तो इसमें भी कोचिंग का कोई खास रोल नहीं है सर, लेकिन मेंस राइटिंग करिए खूब। मेंस में मतलब यही है कि मेंस राइटिंग आपकी अच्छी है, राइटिंग स्किल आप डेवलप कर लेते हैं तो आप अच्छा लिख पाएंगे वहाँ। और वहाँ सही बात बोल रहे थे ये कि मतलब आपको कोई कोचिंग नहीं बताता है कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगा। न्यूज़पेपर आप खुद ही पढ़िएगा तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे अभी अफगानिस्तान का क्राइसिस चल रहा है, उसके बारे में क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स है, कौन सा एंगल है, ये आप खुद से डेवलप कर पाएंगे बढ़िया से। हो सकता है कि आप मतलब कोचिंग वाले नहीं बताएं, बढ़िया से नहीं बताएंगे। मैं कोचिंग को या हम लोग कोचिंग को ये नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि वो उसको करना गलत है, ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सेल्फ से जो कर नहीं पा रहे हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं कोचिंग, जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग यहाँ ऐसे पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट है हम लोगों का बस, कि आपको अगर ऐसा मौका मिलता है कि जहाँ फ्री पढ़ पाएंगे वहाँ आप कीजिए आराम से। उसके लिए हम लोग भी मतलब पर्सनली मतलब जितने भी लोग हैं जो एसडीएम हैं या फिर अलग अलग सिविल सर्वेंट हैं, सब लोग मिल करके टॉप 10 बैच का इनिशिएटिव है, उस बैच से आप जुड़ सकते हैं। जहाँ हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन भी उसका चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे एक टेस्ट ले रहे हैं, वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। फिर आप लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फ्री में पढ़ाएं, मतलब कोशिश फ्री में पढ़ाने की तो पूरी ही है कि पढ़ाना ही फ्री आप लोगों को, बाकी आप बन सकें, आप भी एसडीएम बन सके हम लोगों के जैसे, आप भी कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। जो भी गरीब बच्चे हैं जो मतलब आपको समझिए कोचिंग नहीं कर पाते हैं या फिर पटना या फिर दिल्ली नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए किया जा रहा है वो है। चलिए आगे आप ये बताइए कि मेंस में क्या अलग लिख दें इसके अलावा, डेटा के अलावा। डेटा जैसे कि आपने कहा कि डेटा इम्पोर्टेंट है, डेटा के साथ कभी कभी ये भी होता है कि फ्लो चार्ट वगैरह, क्या अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो फ्लो चार्ट का यूज करके हम जल्दी जल्दी कवर कर दें, जैसे मैंने किया था। पर्सनली मुझे लगा कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लगता है कि टाइम बहुत कम बचा है, तब वहाँ पे मुझे लगता है कि आप डेटा यूज, ये फ्लो चार्ट यूज करो, जो पढ़ा है वो तो लिखना ही है, और उसको जब लिखना है तो आप सोचोगे कि किस तरह से फ्लो चार्ट में जल्दी कवर कर ले। क्या आप करते थे ऐसा? सर हाँ, फ्लो चार्ट ज़्यादा नहीं सर, लेकिन कुछ मैंने डायग्राम पहले से बना के रखे थे। मैपिंग वगैरह के बारे में? मैपिंग तो सर ठीक है, लेकिन जैसे आप फ्लो चार्ट बोल रहे हैं ना, मैं कई तरह का वैरायटी का फ्लो चार्ट रखा था, लेकिन उसका यूज़ ज़्यादा नहीं हो पाता है रियल एग्ज़ाम में, क्योंकि वो सेट भी होना चाहिए जो आपका आंसर का डिमांड है उस पर। लेकिन सर जो मैप तो सर मैं ड्रॉ करता हूँ, ज्योग्राफी में तो मतलब हर क्वेश्चन में 1-2, लेकिन सर इसका एक ड्रॉबैक भी हुआ है कि इस बार मेरा एक क्वेश्चन छूट गया 25 मार्क्स का। तो बैलेंस सर बहुत ज़रूरी है। इस बार छूटा मतलब? इस बार हाँ 25 नंबर का क्वेश्चन पूरा छूट गया था, तो ये एक ड्रॉबैक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत सारी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आ रहा है तो लिखते गए टाइम चला गया। फर्स्ट क्वेश्चन में जनरली आधे घंटे बहुत ज़्यादा समय चला गया, 50 वाला उठा लिया था मैंने। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, सब क्वेश्चन का मार्क्स फिक्स है, तो सबके बारे में अच्छे से समय दें। और जैसे फ्लो चार्ट तो है सर, फ्लो चार्ट के अलावा जैसे कोटेशन हो ही गया, और सर डेटा बता ही दिए, और इसके अलावा एक की वर्ड्स होते हैं, और जैसे की वर्ड्स मतलब हो गया सर इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसे स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हो गया, या कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हो गया, तो जैसे इंडिया का पंचशील सिद्धांत हो गया। तो ये सब थोड़ा टर्मिनोलॉजी आप लिख लें, कहीं लिस्ट बना लें। जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है ये आ रहा है, लेकिन आपका राइटिंग में कितना फ्रीक्वेंटली आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर जब कॉपी पे लिखते हैं ना रियल एग्ज़ाम में, तो सर वो नई चीज़ें आ पाती हैं। तो इसका भी सर थोड़ा ये बार बार प्रैक्टिस करने से सर आ जाता है। और तो सर कुछ खास अब याद नहीं आ रहा है मुझे। मैप बता ही दिया, मैप तो बनाइए। मैप सर 2-3 तरह का मैप रख सकते हैं,
एक सचिन सर का वीडियो है, सचिन सर का ज्योग्राफी के हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो 2-3 तरह का मैप बताते हैं। अगर टाइम है तो एक कुछ मैप ऐसे हैं कि आप 7-8 सेकंड में भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही देखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो लास्ट में अगर टाइम कम पड़ रहा है तो उसमें बना सकते हैं। शुरू में वो सुंदर सा मैप बनाते हैं, 18-19 सेकंड लगता है उसमें, वो बना सकते हैं आप। और इतना ही सर। हाँ, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मैंने कंक्लूजन तो मेरा अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए सर मैंने बहुत मेहनत किया था। सचिन सर के कारण ही, सचिन सर बहुत डांटते हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिक सर इंट्रो सिर्फ क्वेश्चन के लिखने शुरू किए थे। तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, बहुत खास नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो एक चीज़ ये भी देखिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को फ्रेम करिए कि ये इंट्रो क्या हो सकता है इसका, और कंक्लूजन तो मानिए पूरा आंसर लिखने के बाद ही पता चलेगा हम क्या लिखेंगे। तो लेकिन इस पे इम्प्रूव कर सकते हैं सब लोग, क्योंकि जितना इंट्रो स्ट्रांग होगा उतना आदमी का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा पढ़ने में। ये बात सही है कि जैसे आप इंट्रो जो भी आपका हो, क्योंकि स्टार्ट क्वेश्चन वहीं से हो रहा है, और आप इंट्रो अच्छा नहीं लिखेंगे तो मेन बॉडी जो उसका है उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। उनको जो चेक करेंगे उनको हो सकता है कि पढ़ने का मन न करेगा। आपका इंट्रो अगर अच्छा नहीं है, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो मेन बॉडी उसके बाद उसका कंक्लूजन इसलिए अच्छा होना चाहिए कि उसके जस्ट बाद वो मार्क्स देंगे आपको। तो कंक्लूजन में आपका पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिख रहा है, आपका आप सजेशन नहीं दिखा रहे हैं बढ़िया, वो पॉजिटिविटी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो कि क्रिटिकली एनालाइज या जो भी हो, लेकिन आप पॉजिटिवली उसको एंड करें ताकि आप लोगों को बता सकें कि क्या चल रहा है। मतलब आप थोड़ा अपना भी स्कोप बता सकें कि सजेशन और क्या अच्छा हो सकता है। ये आप कोशिश कीजिएगा, कंक्लूजन में होना चाहिए सर। हाँ, एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ। और एक चीज़ और है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर क्रिटिकली एनालिसिस वाला क्वेश्चन है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते कि नहीं। तो सर मैं इसमें कहूँगा कि आप पूरा आपका राइट है, आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। बशर्ते शर्त ये है कि उसमें कुछ रैशनल होना चाहिए। हाँ। मतलब कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। कोई अगर बोला है तो उसको कोट करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट रैंडम आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू में भी कुछ सवाल जवाब हुआ सर जिसमें कि मैंने मतलब गवर्नमेंट का पक्ष नहीं लिया, तो शायद मुझे लगता है मैम ने पसंद भी किया क्योंकि वो मुस्कुरा दी। तो ऐसा नहीं होता कि आप स्टेट को, मतलब स्टेट में जा रहे हैं ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन रैशनल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। बहुत ही लॉजिकल, रैशनल और विथ रीजंस होने चाहिए। हाँ, सही बात है कि अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप फैक्ट से उस बात को बताओ, सब्सटेंशिएट करो कि हाँ आपने कहाँ। जैसे आपको कोई बोले कि इंडिया में पॉवर्टी है या नहीं है, अगर आप बोलना चाहते हो कि पॉवर्टी है तो यू हैव टू शो दिस। आप डेटा से शो करो कि पॉवर्टी कितनी है, कितने पीछे हैं, क्या है नहीं है। आप उसको हंगर इंडेक्स दिखाओ कि अगर आप पॉवर्टी है या नहीं है, तो ये आप हंगर इंडेक्स से आप दिखा दो कि हंगर इंडेक्स में हम लोग कितने पीछे चले गए, कि हम लोग का क्या बुरा हाल है, ये आप दिखा सकते हैं। ये क्रिटिसिज्म मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इसको बोलते हैं, ये आप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। ये मैंने भी किया था एग्जाम में और गौरव जी ने किया था, तभी मार्क्स आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे हैं मेंस में। तो ये होता है, आप ऐसा करते हैं तो बेसिकली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप है ना, आपका एटीट्यूड कैसा है उस चीज़ के प्रति। हो सकता है आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिस सिस्टम आप हैं उसी को क्रिटिसाइज करें, इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि उसको ठीक करेंगे हम। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप अच्छा लिख पाएंगे, लेकिन हाँ वो रेशनल होना चाहिए। क्रिटिसिज्म ऐसा ना हो कि आप लगे कि बस ऐसे ही कि बस मुझे लग रहा है कि इंडिया में पॉवर्टी है तो सबसे ज़्यादा है, बस ऐसे बोल दिए, लेकिन उसको आप फैक्ट से सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया से, तो ये बढ़िया नहीं है, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि आप एक चीज़ अच्छी लगी इनकी, जो बहुत ज़्यादा कहा कि कुछ टॉपिक्स है जो स्टैटिक है, उसका आप नोट्स टाइप का बना लें। जैसे कि वीमेन सोसाइटी का इशू है, मान लीजिए एक मिनट के लिए, उसका आप कीवर्ड कलेक्ट कर लें पहले से, कि आपको अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग पे लिखना है तो इंडिया का क्या मतलब रोल है उसमें, उस पर आप बहुत सारा जो अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं मेक इन इंडिया के बारे में, एमएसएमई में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, एमएसएमई का जो डिफिनीसन चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक्चुअली पिछली बार तो क्वेश्चन ही आ गया था कि क्या डिफिनीसन हुआ, अलग अलग चेंज। तो इस टाइप से क्या अलग अलग बातें हैं, ये आपको पहले से रखना चाहिए तैयार, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं सोच सकते वहाँ पर जाकर कि वीमेन का इशू है और आप वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ऑलरेडी आपको कुछ कोटेशन ही नहीं ध्यान आ रहा है। ये तो आप पहले से करके जाएंगे। ये मतलब मैं करता था, इन्होंने भी किया और फाइनली रिजल्ट मतलब अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ और, आपका ऑप्शनल क्या था? सर ज्योग्राफी। इनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी, मेरा भी ऑप्शनल ज्योग्राफी ही था। ज्योग्राफी में काफ़ी मतलब मार्क्स आपके कितने थे? सर इस बार 183 है, पिछले बार 175 था। 183 था मेरा ज्योग्राफी में उस टाइम में। 64 में हम लोग के टाइम में शायद 64 था, 65 दोनों में नंबर काफ़ी
डाउन है ह्यूमैनिटीज़ वाले का, हमारा था 191। तो ये मार्क्स ठीक है, उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिक जो ज्योग्राफी वाले कुछ बच्चे हैं वो लोग चाहते रहते हैं जानना, खासकर रैंक 1 से जब जानेंगे तो और उनको समझ में आएगी बात कि बेसिक बुक मतलब क्या पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड बुक है जो भी वो क्या पढ़ना चाहिए। ये बहुत लोग देखिए, पूछते मैं हैं। बीपीएससी के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपना यूपीएससी का बताता हूँ मैं क्या बुक पढ़ता हूँ। जिससे आप पढ़ करके मार्क्स आया। हाँ, एक तो सविंदर सिंह है सर, सविंदर सिंह की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी मेरे पास दोनों है, और उसका यूज़ भी हुआ था। जियोमॉर्फोलॉजी जल्दी बीपीएससी के लिए कोई प्रीफर नहीं करता है क्योंकि बहुत वास्ट हो जाता है, लेकिन कुछ सेक्शन जैसे सर डेविस पैंक वाला है, तो मैं इस बार क्वेश्चन वो ट्राई किया था। मैं प्रिपेयर्ड नहीं था अचानक से, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ क्योंकि 6 पेज मिलते हैं उसमें। तो उसमें मैंने थोड़ा स्लोप डेवलपमेंट का वो मॉडल भी वहाँ से उठा लिया था क्वेश्चन पे, और इसके अलावा जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में ना केस स्टडीज मिल जाती हैं। जैसे इस बार भांडर प्लेट्यू का उसमें मैंने अप्लाई किया था कि पैंक वाला मॉडल भी सही है, डेविस वाला भी सही है, डिपेंड करता है कि वो रॉक स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो तो 2 बुक हो गया। इसके अलावा एक मेरे पास रूपा मेड इजी की है, वहाँ से इन्वॉल्वमेंट का पोर्शन तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है उसका, बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छी किताब है। और उस बुक को आप ज़रूर पढ़िए, सिर्फ इसलिए नहीं, ज्योग्राफी के लिए नहीं, उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है सर, ऐसे उससे में मतलब बहुत ही स्मूथ लैंग्वेज उसकी। बुक भी नोवेल टाइप की लगती है। हाँ, वो बुक मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज्योग्राफी के पढ़ हाँ, ज्योग्राफी, ऐसा नहीं है कि हाँ, नोवेल ही पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट है तो मजा आएगा। बहुत अच्छा बुक है। और एक तो खुल्लर है, डी आर खुल्लर, और ज्योग्राफी थॉट पे ज़्यादा इसमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, माजी दूसरे से भी हो जाएगा, लेकिन किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो डीके दीक्षित पढ़ सकता है, बहुत अच्छी किताब है। रूपा मेड की भी आती है Thoughts? हाँ, थॉट की बुक आती है। और नहीं, सिर्फ वो 2-4 पेज रहता है, तो उससे हम लोग का कवर नहीं हो पाएगा। बिहेवियरलिज्म वगैरह उसमें हाँ, थोड़ा बहुत थोड़ा छोटा छोटा रहता है, उससे जनरली 6 पेज इससे का। लोग डरते भी हैं थॉट वाले थोड़ा। लेकिन थॉट वाला इस बार मैं ट्राई किया था सर, वो भी 50 मार्क्स वाला था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ से, क्योंकि 25 नंबर उधर मेकअप हुआ है तो इधर ही मार्क्स आया होगा, तो वो है। और डी आर खुल्लर उधर है। ये भी ज़रूरी है सर कि आपको जो नॉलेज पेपर 1 का है उधर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत बड़ा मतलब मार्क्स बढ़ाने फेच करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का यूज़ नॉर्मली कैसे इसमें करते हैं, फिर से मॉडल एंड थ्योरी है तो उसका यूज़ इधर कैसे करते हैं पेपर 2 में। और एक चीज़ और है सर कि जोग्राफिकल टर्म का कितना यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में, ये बहुत ज़रूरी है। और मैप तो बनाइए ही। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ज्योग्राफिकल आंसर दिख नहीं रहा हो, हाँ, वो होना चाहिए, वो आपको होना चाहिए। अलग से लगना चाहिए कि वो ज्योग्राफिकल है। एक जीएस वाला बच्चा वैसा ना लिखे, ना लिखे। वैसा नहीं, आपको अलग होना चाहिए, ये बेटर होगा, ये तो आपको करना ही चाहिए। हाँ। और उसके बाद अच्छा एक सेकंड, ठीक है, हम लोग 2 मिनट। अच्छा, ये ऑप्शनल चूज करना वो क्या लगता है, गैम्बलिंग है? मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप ये बताइए, बहुत लोगों के मन में रहता है कि ऑप्शनल चूज करना क्या गैम्बलिंग है बीपीएससी के लिए, जो स्केलिंग नहीं है इसलिए, उसके हिसाब से बताइए। सर गैम्बलिंग पता नहीं सर, लेकिन इस बार ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा है, अच्छा स्कोर है, हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम लोग तो खुश हैं, तो हम लोग ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। क्या है, ज्योग्राफी का ऐसे ही रहे रिजल्ट, बस हम यही चाहते हैं। 20 में आपको कितने हैं? 9 लोग, 9 या 10 हाँ, 9 लोग हैं टॉप 20 में। तो गजब ही है। ज्योग्राफी मतलब आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, लेकिन वही इंटरेस्ट है, क्योंकि हिस्ट्री के लोग भी हैं टॉप 20 में, हाँ। कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज्योग्राफी इतना मुझे जो एक्सपीरियंस है स्टेट पीसीएस में, क्योंकि मेरा वहाँ पे यूपी पीसीएस में भी 267 मार्क्स था, तो मतलब सेकंड हाईएस्ट था, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी तो मुझे लग रहा है कि मतलब यूपीएससी में तो बहुत ही गंदे मार्क्स हैं। हाँ, यूपीएससी बहुत ही गंदे, मतलब बहुत ही गंदे हैं। तो कभी कभी तो यही नहीं समझ में आता मेरा ज्योग्राफी अच्छा है कि ख़राब है। तो लेकिन स्टेट पीसीएस में आप ज्योग्राफी एक अच्छा ऑप्शनल है। बाकी ऑप्शनल के बारे में कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है बाकी सब्जेक्ट से। ज्योग्राफी ठीक है, मतलब डिसेंट स्कोर्स आ ही जाते हैं। पिछले साल 64 में भी बाकी पॉलिटिकल साइंस ये सब का थोड़ा सा ख़राब था। तो ज्योग्राफी का एवरेज बच्चे जो थे हम लोग 175 पा गए थे, 175 170। ज्योग्राफी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि आप ले सकते हो। ज्योग्राफी का हाँ, अभी थोड़ा तक सा एवरेज इंटरेस्ट डाउन है। नहीं हुआ। हाँ सर, हाँ। ये जहाँ तक देखा गया कि एवरेज उसका डाउन नहीं हुआ है। अच्छा, ये इंटरव्यू जो आपका हुआ, क्या इंटरव्यू के दिन आपको डर लगा? पर्सनली मुझे लगता था
उस दिन कैसा लग रहा था? जैसे मुझे इतना डर था कि मैं टाई बांधना भूल गया था। हाँ, मैं पर्सनली, और मैंने एक भैया थे वहाँ पे मिले, उनसे टाई बनवाई थी, और उसी दिन उनके भी भाई थे रणधीर रमन, उनका भी सिलेक्शन हुआ। हाँ, वो सीईओ बने हैं। और तो ये हुआ, तो उस दिन आपको कैसा लगा? और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछे गए हैं, जैसे मुझसे पूछा गया था कि मैंने जैसे मास्क हटाया तो आपकी उम्र बहुत कम लगती है, दाढ़ी मूछ नहीं आया है, तो आपको लगता है कि आप एक 35 लाख की आबादी वाले इस एरिया को कभी संभाल पाएंगे या नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको लगा? इस इंटरव्यू में सर उतना डर नहीं लगा। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू तो है वो 64th वाला, मतलब इधर मैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जो ही मिला के सबसे पहला मेरे लाइफ का इंटरव्यू होता, उसमें काफ़ी डर लगा था। उसमें डर लगने का वजह था, मैं जैसे ही इंटर किया तो एक तो मैं क्वेश्चन पूछी, वो मैंने बता दिया। उसके बाद एक बहुत ही बुजुर्ग सर थे, दीप्ति मैम का बोर्ड था, उन्होंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जो मुझे नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि धैर्य बना के रखिए, मनोबल बना के रखिए, जब रियल एग्जाम में जब 4-5 क्वेश्चन नहीं आते तो पूरा खट्टा हो जाता है मन। तो फिर वो मेरा सर चेहरा उतर गया पूरा। तो लेकिन 80 मार्क्स दे दी थी मैम, मुझे लगा कि ठीक। मैम एक्चुअली दीप्ति मैम के बोर्ड से मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। इस बार सर एक चीज़ था कि जो प्रीवियस ईयर इस बार मैंने मॉक इंटरव्यू सिर्फ ऑनलाइन दिए थे, एक नैक्स का दिया था और एक तो कोई और मैंने दिया था, वो परम IAS का। तो मतलब इस बार जैसे दृष्टि वाले बहुत डरा देते हैं, लिटरली बहुत डरा देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो ऐसा नहीं होता है। तो इस बार नहीं दिया था, मैं कूल होके गया था सर। और शुरू में इस बार भी हुआ कि 3-4 क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल पूछी, मैम नहीं आया। अच्छा। लेकिन दीप्ति मैम का एक खूबी था, वो हंस के चीज़ें टाल देती हैं। और जो पिछले वाले सर थे वो बहुत गुस्से में देख रहे थे मुझे पिछले वाले इंटरव्यू में। लेकिन 3-4 क्वेश्चन के बाद चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। बहुत अच्छा नहीं गया था इस बार भी सर, मैं मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, एवरेज ही था। लेकिन मार्क्स ठीक ठाक, इस बार भी 90 मार्क्स हैं, तो मुझे लग रहा है ठीक ही ठाक है। हाँ, मार्क्स एक्चुअली बहुत डाउन हो गए हैं, मतलब पता नहीं इंटरव्यू में क्यों नहीं मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे हम लोग उस टाइम में सुने थे 110 हाईएस्ट। हाँ, 110। हाँ, ये तो अब रहा ही नहीं, 100 तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं कोई। तो ये वी डोंट नो कि क्यों हो रहा है। ये तो हो सकता है कि हम ही लोग में कमी हो शायद क्योंकि जज तो अच्छे ही होते हैं। अच्छा, आपने गौरव ये बताइए, आपने ये रैंक एक्सपेक्ट की थी क्या? नहीं सर, रैंक तो ऐसे कभी कोई सोचता भी नहीं होगा, मैं ही नहीं, कोई नॉर्मली कोई नहीं सोचता होगा। मेरा था इस बार मैंने 6-7 वो भरे थे, जैसे BS भरा था, BPS जान के भरा था, मुझे मालूम सेकंड, क्योंकि BPS और जो कमांडेंट करके था मुझे मालूम था नहीं होगा, लेकिन मैंने जान के डाला था क्योंकि जो BS था एक ऊपर, और रजिस्ट्रार वाला मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं था मैं डालने में एक्चुअली सेकंड नंबर पे, क्योंकि वो लोगों को, सामने वाले को लगता है कि कहीं ना कहीं ये मतलब इंटीग्रिटी इसकी थोड़ी डाउन है। तो उसको छिपाने के लिए सर इसको डाले थे हम, लेकिन मालूम था कि हम कलर ब्राइटनेस में छट जाएंगे। तो ये 5-6 मैंने डाला था, RDO भी इस बार मैंने डाला था। लेकिन मेन टारगेट तो यही था, ये तो कसम से मैंने नहीं सोचा था कि मेरा BS में भी होगा, क्योंकि 25 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, तो मैं समझ गया था कि कुछ नहीं होने वाला। बस यही टारगेट था, किसी तरह कुछ मिल जाता कि 4-5 महीने और पढ़ने का टाइम मिल जाए, घर से प्रेशर नहीं रहे कि जॉब करना ही करना है। लिटरली मैंने नहीं सोचा था सर कि टॉप 50 में मैं आऊँगा इस बार, कसम से, मैं सच में मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन, देखिए लक बहुत मेरा थोड़ा सा ख़राब था। एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने वो अटेम्प्ट किए कॉटन बेल वाले स्टेट में, जिसमें कि उसमें कन्वर्जन यूनिट ही नहीं था। तो 12 नंबर तो वहाँ, 12 नंबर तो वहीं चला गया, और एक 25 इधर पूरा का पूरा छूट गया था। तो इतना छूटने के बाद कोई चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है थोड़ा सा लक भी काम करता है। हाँ, कौन सा टीचर में इंटरव्यू में 90 मिल गए तो थोड़ा सा ज़्यादा, इसीलिए देखिए इस बार सेकंड और फर्स्ट रैंक लगभग बहुत हम लोग पास हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब हर साल आप देखते होंगे बहुत डिफरेंस रहता है, तो वो चीज़ें हैं। नहीं सर, रैंक का कोई सवाल नहीं है कहीं नहीं था दिमाग में। हाँ, ये जनरली नहीं रहता है, लोग कोई जानता थोड़ी है कि क्या होगा, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन एक रही होगी कि चलिए लिस्ट में तो रहेंगे इन एनी हाउ कि कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। क्योंकि 64th भी क्लियर था, तो लग ही रहा होगा इनको कि आराम से अच्छा ही होगा कुछ। अच्छा, ये आपको शॉर्टकट कोई स्ट्रेटजी होती है क्या? नहीं सर नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। जैसे अब मुझसे लोग बहुत पूछ रहे हैं कि 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के, कोई शॉर्टकट है क्या इसका? सर
जो शॉर्टकट मतलब मेरा जो अनुभव है, जो ये सब लोग बोलते हैं लूसेंट पढ़ लीजिएगा, सर एक चीज़ हम ऑब्जर्व किए हैं कि आपका अगर शॉर्टकट अपनाइएगा तो हर साल आप कट ऑफ से 1-2 नंबर छूटेगा आपका। जैसे लोग कहते हैं कि 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, 3 नंबर से छूट गया, आप हर साल वैसे ही 1-2 नंबर, बच्चे तो वैसे ही होते हैं जिनका छूटता हाँ, तो 1-2 नंबर 3 नंबर से नहीं छूटता है, वो आपका प्रिपरेशन का डिफिसिट दिखाता है। तो नॉर्मल बुक पढ़िएगा तो मतलब बहुत हेल्प होगा तुक्का मारने में भी और ऑप्शन एलिमिनेट करने में। शॉर्टकट ऐसे भी नहीं अपनाना चाहिए सर, क्योंकि टाइम है, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप। पढ़ना पड़ेगा सर, मैंने मैकेनिकल नहीं पढ़ा 4 साल, लेकिन आप यकीन करिए मैं इंटरव्यू के पहले मैकेनिकल की बुक खरीद के पढ़ा इस बार, क्योंकि इतना डर हो गया था ना 64 के बाद। तो पढ़ना पड़ेगा यार, शॉर्टकट मत अपनाइए। आपसे मैंने खुद इंटरव्यू से पहले है ना गेट की बुक आती है हम लोगों के लिए, उसकी बुक मैंने पढ़ी कि मतलब इंजीनियरिंग का कोई क्वेश्चन छूटे ना। हाँ, तो मेरा तो था कि मुझे डर लग रहा था कि टाइम हो गया था एक्चुअली, रिजल्ट अगर 18 में ही हो गया होता इंटरव्यू वगैरह तब तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चूंकि 3 साल रिजल्ट में इन लोगों ने डिले कर दिया तो लगभग भूल जाते हैं लोग। लेकिन गेट की बुक मैंने पढ़ी तो वो हो गया था मेरे से। तो लगभग 29 मिनट का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से 32-33 क्वेश्चन टोटल पूछे गए होंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन लगभग मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। मेरे साथ क्या हुआ ना कि दृष्टि का इंटरव्यू देने गया था मैं पहले 64 में, अच्छा, यूपीपीसीएस के लिए। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर, वो मुझे नहीं आया, और उसके बाद उन्होंने पूरा मुझे बेइज्जत किया कि यार ये तो कोई सड़क चलता वो बच्चा भी मैं बता देगा, तुम मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बन गए। तो उसका मुझे पूरा शौक लग गया। तो फिर मैकेनिकल पूरा मैं आके सर पढ़ा, सच में कार्बोरेटर तो मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नहीं होगा उसको भी आता होगा। तो गाड़ी में जो हाँ हाँ, वो जो फ्यूल को मैनेज करने मेरा के लिए। मैकेनिकल नहीं है। हाँ तो वही तो सब पढ़ाई नहीं करते ना हाँ, इंजीनियरिंग में 2 दिन का पढ़ाई होता है सर, वो बस एग्जाम से 2 दिन पहले बारिश की तरह बह गया थोड़े दिन बाद। कुछ कॉलेज में तो सर ऐसा है कि 2 दिन पहले बताते ही हैं सिलेबस। नहीं सिलेबस हम लोग कुछ टीचर लोग तो बताते हैं कि इस बुक से आ जाएगी और रात को लोग पढ़ते हैं बस उसको। हाँ तो स्थिति वही थी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो पहले ही से पढ़ लीजिए, अब अच्छा रहेगा। शॉर्टकट अब मानिए प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस के लिए पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो जाएंगे कहाँ आप? वहाँ भी बच गए तो इंटरव्यू में कहाँ इंटरव्यू में बचेगा? थोड़ा बहुत, हाँ। ये तीनों स्टेज ने क्लियर करना है हम लोगों को, सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस या फिर इंटरव्यू अलग अलग नहीं करना है, ये तीनों करना है हमको क्लियर। जब तीनों करना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, अब बेटर तो भी होता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं? नहीं, पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए कभी भी। मेंस की करेंगे तो बहुत कुछ प्रीलिम्स का अपने आप हो जाएगा, आप हो जाता है। लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स का करेंगे तो मेंस का कभी नहीं होगा। हाँ। क्योंकि मेंस में आपको लिखना है, लिखने के लिए चीज़ें दिमाग में याद रहनी चाहिए, वहाँ टिक नहीं मारना है कि देख के याद आ गया। तो मेंस का तैयारी पहले करिए, मतलब 1 साल का अगर टारगेट। बीपीएससी में स्टेट पीसी में सबसे बड़ा दिक्कत है कि इनका कैलेंडर फिक्स नहीं है सर, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पूरा प्लानिंग इधर उधर हो जाता है सर। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें, उसका कैलेंडर फिक्स रहता है, उसकी तैयारी से इधर शिफ्ट होना बड़ा आसान रहता है। अब मानिए ये सर एग्ज़ाम जैसे टालते गए बच्चों का, और 3 साल बर्बाद हो गया पूरी तरह से, मतलब 3 साल में कोई कुछ नहीं किया। मेरा खुद ही, हाँ, मेरा मतलब आपको 64th का था, मैं यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा था साथ में। 2 जून को था यूपीएससी, हाँ, हाँ, और 3 जून को था, और ये 12 जुलाई से इसका मेंस, 12-16 जुलाई। अब समझ रहे हैं कि मतलब ये पहले तो तैयारी करो और उसका अंत में इस तरह से फंसाते हैं कि आप मतलब परेशान हो सकते हैं, कि आपको लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं तैयारी। और वहाँ उस वजह से प्रीलिम्स 1.5 नंबर से रह गया। हाँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा मेरे ख्याल से। और प्रीलिम्स रह जाए तो समझिए आपकी मेंस की तैयारी भी बेकार गई, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो वो एक दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, प्लान बी में मैंने बीपीएससी ही रखा था, जो लकीली उसी टाइम फॉर्म आया जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि सब ठीक है कि करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि इंटरव्यू का तो आप बता दिए कि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपसे कुछ याद आ रहा है आपको? एक क्वेश्चन था कि स्टेट क्राइम को कैसे बढ़ाता है, स्टेट क्राइम को कैसे बढ़ाता है। वो बताया कि स्टेट ही क्राइम को डिफाइन करता है, अगर वो डिफाइन ही ना करे। जैसे जो एग्जांपल देखिए लिक्वर का, जैसे लिक्वर बैन नहीं है यूपी में, तो वहाँ लिक्वर कोई पी रहा है तो क्राइम नहीं है, यहाँ पी रहा है तो क्राइम हो गया, तो क्राइम बढ़ गया इससे। हाँ, वो बताया, हम नहीं बताते, वो बताया। अच्छा, वो बताया। हम तो, हाँ, हम सब बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ हमसे। अच्छा, नहीं हमको लगा मतलब ये काफ़ी अच्छा आंसर हो सकता था, मतलब ये सही में मैं सोचा था, लेकिन बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये तो समझ ही रहा था कि क्रिमिनल लॉ को डिफाइन यही करता है, इतने अच्छे से नहीं सोचा था, ये वो खुद बताए थे।
लेकिन थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी, कैसे डायरेक्ट बोल दें कि स्टेट क्राइम बढ़ाता है। मैं भी घुमा रहा था इधर उधर, लेकिन बाद में तो वो पकड़ लिए कि नहीं नहीं रुको, नहीं, वो एक्चुअली बोले थे बेटा ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो। 3-4 बार वो बोले। अच्छा। बोर्ड बहुत अच्छा था, दीप्ति में बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड था इस बार, बहुत अच्छा। हम लोग का अरुण भगत था मेरा, और वो जनरली क्या कर रहे थे, किसी भी क्वेश्चन को पूछिए, पूछने के बाद और बताइए ये और बताइए। जैसे मुझसे उन्होंने पूछा था NFSA के बारे में, तो उन्होंने बोला NFSA के बारे में जानते हो आप? तो मैंने बोला सर NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो बोला उन्होंने हाँ। तो मैंने बोला कि सर 2013 तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर मैंने उसके बारे में बताना शुरू किया, बोला कि मेन प्रोविजन बताइए। तो मैंने एक प्रोविजन बताया, फिर और बताइए, फिर दूसरा बताया, फिर तीसरा। उसका 4 के बाद मुझे लगा कि अब तो इतना इसमें लिखा भी नहीं है शायद जितना मैंने बोला। फिर फाइनली वो लगे कि ये एक्ट है, हाँ, और ये एक्ट है और ये आपको गारंटी देता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि फार्मर का प्रोटेस्ट उस समय चल रहा था, ये गारंटी देता है कि आपको खाना मिलेगा। ये एक्ट है, ये मतलब आपको ये इम्पोर्टेंट था। जो पॉइंट मिस हो रहा था बार बार मेरे बताने में, मैं प्रोविज़न बता रहा था कि मतलब फ्री में नहीं, मतलब सस्ते में खाना मिल रहा है, PDS सिस्टम है वगैरह, ये मैं बता रहा था। लेकिन मैं एक्ट के बारे में नहीं बता रहा था जो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फार्मर एक्ट वो चल रहा था उस समय। उस बात को ध्यान रख करके आप बता सकते थे। जो वहाँ वो बताते हैं, जब बताएं वो कभी कभी, तो आप लोग अच्छे से उसको ग्रीट करके थैंक यू कहिए कि हाँ कि आपने हेल्प किया। वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। वो आपका है ना, जो आपने नहीं बताया वो मतलब हाँ हाँ, ये होना चाहिए। ये अगर आप करते हैं तो बढ़िया होता है। बाकी कोचिंग वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात की है यहाँ इसमें। एक चीज़ और कि हम लोगों ने एक्चुअली जो टॉप 10 बैच का इनिशिएटिव लिया है वो बता रखा है, अभी इसमें भी बताया मैंने। तो वो उसको आप लोग देखिएगा कि आप बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब सिर्फ पैसे की वजह से। वो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, पर्सनली मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है वो चीज़। तो वो नहीं होना चाहिए। आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए, आप लोग आराम से पढ़िए फ्री में। इस तरह का फ्री इनिशिएटिव के बारे में आपको क्या लगता है, कुछ होना चाहिए? नहीं होने का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है। होना चाहिए, लेकिन सर इसको कंटिन्यू करना, ये कंटिन्यू करना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ कि इनिशियली लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, थोड़ा फिर सा उसके बाद कोचिंग बना देते हैं, माइलेज मिला तो हाँ, फिर वो कोचिंग आ गया। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग की तरफ से खैर समझिए कि वादा है आपसे कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेवल ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप जो बोल रहे हैं उसको फॉलो, क्योंकि देखिए अनअकैडमी भी शुरू में लोग बोले हाँ आया था वो फ्री, आया नहीं तो उन्होंने बोला था कि मैं फ्री पढ़ाने के लिए आया हूँ, ये गलत है। और अभी चार्ज ले रहे हैं, अभी जब तो मतलब काफ़ी चार्ज उनका शायद किंग हो गए। अच्छा, तो ये नहीं होगा, यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग को। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी आपके सामने इनसे मैं गारंटी ले लेता हूँ कि ये भी आपको हेल्प करेंगे टॉप 10 बैच में। हाँ बिल्कुल करूँगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा 3-4 महीने का समय दीजिए। ठीक है, जब आप मेंस का समय आएगा ना, उस टाइम में पूरी मदद की जाएगी लोगों की, कि जैसे आंसर राइटिंग क्या है, ज्योग्राफी का जब समय, हाँ चेक करने का आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह होगा, उसमें जो हम लोग लेंगे फ्री होगा सब कुछ, टेस्ट सीरीज वगैरह भी उसमें जो हम लोग लेंगे, तो चेक वगैरह हम लोग करेंगे साथ में मिल करके। तो हम लोग चेक करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा होगा। मतलब एक उन टीचर्स के मुकाबले तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे जो वहाँ चेक होता है, लेकिन हाँ आपको पता चल जाएगा जो हम लोग क्या करते थे पर्सनली। क्योंकि हम लोग को फिर मार्क्स कैसे इतना अच्छा आ रहा है, GS1 GS2 में हम लोग काफ़ी अच्छा मार्क्स था, आपको भी काफ़ी अच्छे, मतलब GS1 में तो शायद 190 प्लस है। हाँ, तो अच्छा मार्क्स है, काफ़ी अच्छा। GS2 में आजकल स्कोर कम हो रहा है, इस बार मेरा अच्छा था, 163 था, 163 था, काफ़ी अच्छा। उस टाइम मेरा 162 था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। 64 में 162 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब वो 162, हाँ मेरे ख्याल से शायद हाईएस्ट ही था, किसी ने बोला, लेकिन मैंने क्या पता कोई होगा, लेकिन 162 आप समझ रहे हैं, इतना मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि किसी का भी इवन रैंक 1 to 10 में कोई ऐसा नहीं था जिसका 150 प्लस हो रहा था। तो हाँ, तो 162 तक आप पहुँचते हैं तो अच्छा कर रहे हैं, यानी आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है कि नहीं। तो ये आप करते हैं, तो उसके लिए हम लोग आपको तैयार करवाएंगे, बढ़िया से करवाएंगे। तो आप लोग एकदम रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप रजिस्टर कीजिए उसको और ज्वाइन कीजिए। उसका 7 नवंबर को टेस्ट है, हो सकता है उसका डेट बढ़े कि 13-14 नवंबर तक हो जाए। आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। बाकी इट फेल्ट वेल एंड गुड, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो सच बताएं कि मिलना चाह रहे थे आपसे, हम मिलना चाह रहे थे पर्सनली, कि एक्चुअली आपसे पूरा बिहार मिलना चाहता है। अरे नहीं सर, सर एक चीज़ और हम बोलना चाहते हैं, लास्ट लाइन। जैसे अभी कल मनोज वाजपेयी का, मैं कल नहीं 2-3 दिन हो गया, इंटरव्यू देख रहा था, अनुपम खेर शो पे हुआ था। तो एक चीज़ बोला कि अपनी माँ को लेके वो किसी अवार्ड शो में गया, तो उसकी माँ एक चीज़ बोली उसको कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो सफल नहीं हुआ है
कि वो बौड़ाहा है भोजपुरी में, हाँ। कि आप असफल इंसान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब रैंक 1 2 3 4 10 आना बहुत कुछ इस पर लक पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आ गया तो हम बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, मेरा स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया, हम जो समझाए वो समझ गए तो आप मतलब बहुत अच्छा कर लेंगे। सब बच्चे यूनिक हैं, आपकी क्या कमियां हैं वो आप जानते हैं, उस बेसिस पे अपना एनालिसिस करके अपना स्ट्रेटजी बनाइए। हम लोगों ने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको फॉलो करिए, अपने से आप अपने आप को आप सबसे बेहतर आंक सकते हैं तो आप बेस्ट टीचर है अपने लिए। तो उस बेसिस पे आकलन करके अपना स्ट्रेटजी बनाइए, फॉलो करिए। ये सही कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं ना, हम लोग जो बता रहे हैं यही सही है, ये भी एक रास्ता हो सकता है। बस आपको एक वे बता दिया हम लोगों ने, बाकी आप जो आप करना चाहते हैं आप बेस्ट समझ सकते हैं खुद ही। वही तो है कि आपने जो पढ़ा, आप जब आंसर लिखते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि 50% उसका लिखे हैं, जितना पढ़े हैं कि नहीं, तो आपको आइडिया लग जाएगा मार्क्स कितना देना है उसमें। तो ये आपको बेटर पता चलता है, खुद से आकलन करना चाहिए। तो ये सब आप कीजिए, बाकी और भी आगे हम लोग बताते रहेंगे और भी वीडियोज आती रहेंगी इसी तरह से। बाकी ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को भी। चलिए नमस्कार।